हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्लैमिंगो का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज़ लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसके ऑथर है अनीस जंग। तो वो पैदा ली थी राउरकेला में और उनका जो चाइल्डहुड था और एडोलसेंस वो हैदराबाद में गुजरा और उन्होंने अपने एजुकेशन पूरा हैदराबाद में किया और फिर वो यूएसए चली गई थी। उनके जो पेरेंट्स थे वो भी राइटर्स थे। फिर वो अपना जो करियर था एज अ राइटर वो उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया। फिर वो एडिटर रही। फिर वो बहुत सारे मेजर न्यूज़पेपर में कॉलमनिस्ट रही थी और अब्रॉड में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में उन्होंने न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया था और उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे थे। तो यहाँ पे जो स्टोरी है ये एक उनके एक बुक है विच इज़ लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब चैप्टर जैसे चैप्टर का ही नाम है उस बुक का। तो उस बुक से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है। तो इसी एक्सट्रैक्ट को हम यहाँ पढ़ेंगे और इस कहानी में वो बता रही हैं पॉवर्टी के बारे में बताएंगी और इस पॉवर्टी की वजह से कैसे किसी छोटे से बच्चे के सपने मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो बच्चा और सपना नहीं देख पाता है। और यहाँ पे ऑथर दो बच्चों की कहानी बताएंगे, अलग अलग कहानी है। तो एक कहानी हम अभी डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोनों कहानी में दो अलग अलग बच्चे हैं और दोनों के लाइफ के बारे में दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। कि एक बच्चा ऐसा है जो अपना जो उसका लाइफ हो उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दूसरा बच्चा एक्सेप्ट नहीं किया, उसको और आगे बढ़ना था, ठीक है। उसमें एक जोश था। तो वही हम अब पढ़ते हैं। तो पहला स्टोरी अब देखते हैं और ये हमेशा की तरह ये एक्सप्रेशंस वाला हम लोग स्टोरी को पढ़ते पढ़ते ही समझेंगे। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो मैं पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। मैं पूछी साहिब से जिसको मैं हमेशा मिलती थी, हर सुबह मिलती थी। वो क्या करता था, वो गार्बेज में जो कचरा होता है वहाँ पे वो कुछ गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता था, ठीक है। स्क्राउंजिंग मतलब सीकिंग टू ऑब्टेन। अब गोल्ड मतलब ऐसा नहीं कि सोने का सिक्का, कुछ भी ऐसा जो उसको कुछ ऐसा ढूंढता था जो उसके लिए अच्छा रहे, जिसको देख के उसको अच्छा लगे। जैसे कोई खिलौना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। तो अब ऑथर साहिब के बारे में बताती है कि साहिब अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका है। सेट amidst द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। तो बताती है कि साहिब का जो घर था वो ढाका के जो हरे भरे मैदान थे वहाँ पे था। तो अब साहिब इतने साल पहले उस जगह को छोड़ दिया कि अब वो उसको तो याद भी नहीं साहिब को कि उसका घर कैसा दिखता है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो ऑथर बताती हैं कि साहिब का जो जहाँ पे घर था वहाँ बहुत आंधी तूफ़ान आया था। उसके वजह से उनका जो फील्ड था जहाँ पे वो फार्मिंग करते थे, साहिब की फैमिली, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। उनका घर भी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ऐसा साहिब की मम्मी उसको बताती है। That's why they left looking for gold in big city where he now lives. तो इसीलिए वो वहाँ से चले गए और अब वो बड़े शहर में आ गए हैं ताकि वो अब यहाँ पे कमाए, ठीक है। I have nothing else to do. तो ऑथर ने पहले पूछा था कि ये तुम ऐसा क्यों करते हो। तो साहिब उसका जवाब देता है कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। और वो कैसे बोलता है, ही मटर्स लुकिंग अवे। वो बहुत धीरे से बोलता है और वो ऑथर को डायरेक्टली नहीं देख रहा है, वो इधर उधर देख रहा है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो ऑथर बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। और ऑथर इसको ऐसे ही बोल दी, वो कुछ बिना सोचे ही बोल दी। ग्लिबली सेड बिना सोचे हुए कुछ बोल देना। तो बिना सोचे ही बोल दी कि जाओ तुम स्कूल जाओ। और जैसे ही ऑथर ने ऐसा बोला उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका एडवाइस कितना हॉलो साउंड कर रहा था। हॉलो मतलब विदाउट एनी रियल सिग्निफिकेंस, कोई ज़रूरत नहीं थी उनको ये बोलने की। और अगर अभी हो सकता है साहिब के लिए स्कूल जाना पॉसिबल ना हो, तो उनको लगा कि ये ज़्यादा मैंने कुछ ठीक एडवाइस नहीं दिया है।
देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब आंसर करता ऑथर को कि मेरे मतलब हमारे पड़ोस में भी कोई स्कूल तो अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जब बनेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। साहिब बोलता है कि मैं स्कूल जाऊँगा अगर यहाँ पे भी एक बन गया। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली। तो ऑथर ऐसे ही मजाक मजाक में पूछ ली कि अगर मैं यहाँ पे एक स्कूल बनवा दूँ तो क्या तुम आओगे? येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। तो साहिब ये सुन के बहुत खुश हो गया और बोला हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? तो ऑथर बोलती हैं कि कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ कि साहिब मेरे पास आता है दौड़ के और वो बोलता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, मतलब आपने जो वादा किया था स्कूल बनवाने का क्या वो तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो ऑथर बोलती हैं कि एक स्कूल को बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। तो ऑथर ऐसा बोलती है लेकिन उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि उन्होंने जो ये बोला था कि अगर मैं स्कूल बनवाती हूँ, ये तो उन्होंने बस एक मजाक किया था, लेकिन उन्हें अब शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि साहिब को लगा था ये उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया, लेकिन ये कोई प्रॉमिस नहीं था, ये सिर्फ एक मजाक था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। अब ऑथर बोलती है कि ये सिर्फ मतलब साहिब की ज़िंदगी में, मतलब साहिब की ज़िंदगी में ऐसे प्रोमिस होते रहते हैं। यहाँ पे अबाउंड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो ऐसे प्रोमिस साहिब के ब्लीक वर्ल्ड है, मतलब एक होपलेस वर्ल्ड में, ठीक है, ऐसे साहिब के होपलेस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्रोमिस होंगे जो साहिब को लगता होगा कि पूरे होंगे, लेकिन आज तक पूरे हुए नहीं। जैसे मैंने अभी एक प्रॉमिस किया जो कभी पूरा होने ही नहीं वाला था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तो ऑथर बोलती कि मतलब बहुत महीनों से मैं उसको देख रही थी, इसलिए मैंने एक दिन उससे उसका नाम पूछ लिया। साहिब ए अलम ही अनाउंसेस। तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम साहिब ए अलम है। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो ऑथर बोलती है कि इसको ज़रूर उसका नाम का मतलब नहीं पता होगा। उसके नाम का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का देवता, और अगर साहिब को ये पता चल गया तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा कि उसका नाम का मीनिंग इतना बड़ा है, ठीक है। क्यों नहीं विश्वास कर पाएगा कि साहिब का ज़िंदगी और उसके नाम बिल्कुल अलग अलग है। उसका ज़िंदगी मतलब वो एक बहुत गरीब परिवार से, उसका नाम का क्या मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड का क्या है? लॉर्ड है, देवता है। तो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ हो गए। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. तो उसको तो पता ही नहीं था कि उसका नाम का मतलब क्या है। तो वो हर दिन अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाता था। मतलब सुबह जैसे मॉर्निंग में बर्ड्स, आप सुनते होंगे, बर्ड्स मॉर्निंग में आते हैं और फिर दोपहर तक चले जाते हैं। तो वही कि ये यहाँ पे ऑथर साहिब और उसके फ्रेंड्स को मॉर्निंग बर्ड से कंपेयर कर रही हैं कि ये सुबह निकलते थे बेयरफुट बॉयज़, मतलब पैर में कुछ नहीं पहनते थे, कोई चप्पल नहीं पहनते थे, ठीक है। और फिर ये सुबह निकलते थे और दोपहर तक घर चले जाते थे, डिसअपियर एट नून। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। तो इतने महीनों से ऑथर सबसे मिल रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे सबको पहचान गई। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। तो ऑथर किसी एक से पूछती है कि तुम चप्पल, मतलब पैर में कुछ पहने क्यों नहीं हो, चप्पल क्यों नहीं पहने हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो वो लड़का जिससे भी ऑथर पूछी होंगी वो सिंपली बोल दिया कि मेरी मम्मी ने उसको शेल्फ से नीचे नहीं उतारा, इसलिए मैं नहीं पहना। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। तो जैसे उस लड़के ने ऐसा बोला, तभी एक दूसरे लड़के ने बोल दिया कि अगर इसकी मम्मी चप्पल को नीचे उतार भी देती हैं अलमीरे से, लेकिन तब भी ये इसको नहीं पहनेगा। और वो लड़का जो ये बोल रहा है वो शूज़ पहना हुआ है, लेकिन ऐसे शूज़ पहने जो मैच नहीं कर रहे। हो सकता है एक का कलर कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और, या फिर साइज़ में डिफरेंस होगा। तो उसको इससे देखने से पता चल रहा है कि या तो इस लड़के ने शूज़ को कहीं से उठाया है या फिर उसको कोई दिया है ये शूज़। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing.
तो फिर ऑथर जब उसके शूज़ को देखी तो वो उसके शूज़ के बारे में बोली कि तुम्हारे शूज़ तो मैच नहीं कर रहे हैं। तो अपने पैर को थोड़ा हिलाया और फिर कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा हो गया। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो उसी वक्त एक और लड़का बोला कि मुझे भी जूते चाहिए। और वो लड़का अपनी ज़िंदगी में उसके पास कभी भी उसके पैर में पहनने के लिए कुछ चप्पल कुछ भी नहीं था, पूरे लाइफ उसको कुछ नहीं मिला। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। तो ऑथर बोलती हैं कि मैं ट्रैवल करती हूँ इसलिए मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो ऐसे ही घूमते हैं बेयरफुट, पैर में कुछ नहीं पहनते हैं। हर जगह देखती हूँ मैं, शहरों में देखती हूँ, गाँव में देखती हूँ। इट इज़ नॉट लैक ऑफ द मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो वो बोलती हैं कि इसका बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इनका एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहना। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। तो वो ऑथर बोलती है कि मुझे तो लगता है कि ये बस एक एक्सक्यूज़ है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग एक्सप्लेन नहीं करना चाहते कि ये कितने पॉवर्टी में, परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग, कि इनका जो पॉवर्टी है वो ख़त्म ही एवर लास्टिंग है, इसीलिए ये शूज़ वगैरह नहीं ख़रीद पाते हैं। बस ये एक एक्सक्यूज़ है कि एक ट्रेडिशन है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये बहुत पुअर है इसलिए ये नहीं ख़रीद पाते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो बोलती है कि उडुपी से एक मुझे याद है वहाँ पे एक मैन था, वो मुझे एक स्टोरी बताया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। तो बोलती हैं कि वो जो मैन था वो जब छोटा था तो वो जब स्कूल जाता था एक ओल्ड टेम्पल में उसके जो पापा थे वो प्रीस्ट थे, ठीक है, वहाँ के पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो हमेशा वो मंदिर जाके प्रे करता था, किस चीज़ के लिए प्रे करता था कि उसको एक पेयर ऑफ शूज़ दिला दें। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of डिसोलेशन। तो ऑथर बोलती हैं कि 30 साल बाद मैं उस जगह वापस गई, ठीक है। मैं जो उडुपी वो जो आदमी था जो उसको स्टोरी बता रहा था ऑथर को, मैं उनके विलेज में या फिर उनके टाउन में वापस गई और उस टेम्पल के पास गई जहाँ पे वो आदमी जो उडुपी से था वो प्रे करता था, ठीक है। और अब वो बताती हैं कि ये जो जगह है, ये जो टाउन है, ये ऐसा हो गया कि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। डिसोलेशन ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब बताती हैं कि टेम्पल के बैक यार्ड में जहाँ पे अब नए पंडित रहते हैं, जो पुराने पंडित होंगे वो तो चले गए होंगे, ठीक है, अब नए पंडित आ गए। वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखे हुए थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तो बोलती हैं कि एक यंग बॉय, छोटा सा लड़का, वो ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में था, वो सॉक्स पहना था, शूज़ पहना था, और फिर वो आया मंदिर के पास पैंटिंग हाफ रहा था, वो दौड़ के आया होगा इसीलिए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपना स्कूल बैग एक बेड पे फेंक दिया। फोल्डिंग बेड आज वो फोल्ड करके कहीं और ले जा सकते हैं आसानी से। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. तो बोलती हैं कि जब मैं इस लड़के को देखी हूँ तो मुझे तभी उस लड़के की याद आई जो भगवान से प्रे किया था, उनको थैंक यू बोला था जब उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल गया था, कि मैं इनको कभी नहीं खोना चाहूँगा। तो ये ज़रूर ऑथर उस आदमी के बारे में बता रही है जो उडुपी से था, जो अपना कहानी बता रहा था कि उसकी भगवान ने सुन ली होगी, ठीक है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो भगवान ने उनकी सुन ली होगी, उनको एक पेयर ऑफ शूज़ दिला दिया, और उसके बाद वो भगवान को थैंक यू बोलने आए थे कि मैं अब इसे नहीं खोना चाहता, ठीक है। तो young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like rag pickers in my neighborhood remain shoeless। तो बोलती हैं कि अब तो ऐसा हो गया है कि अब जो पंडित होते हैं उनके बच्चे भी शूज़ पहनने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। जो उडुपी से था जो आदमी, जब वो छोटा था
तो उसके टाइम पे प्रीस्ट के बच्चे नहीं पहन पाते थे शूज़, उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो भी आराम से शूज़ ख़रीद लेते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा है कि जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कचरा उठाते हैं, जो साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, वो अब शूलेस रहते हैं। ठीक है, अभी भी वो शूलेस रहते हैं। वो अभी भी उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने पैर के लिए कोई शू खरीद ले। ठीक है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metamorphically. तो वो बोलती हैं कि जो barefoot rag pickers हैं उनसे मेरी बहुत बातचीत होने लगी, तो इसके कारण मैं एक जगह पहुँची, सीमापुरी। ठीक है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी मतलब बाउंड्री, तो दिल्ली के आउटर बाउंड्री में ये जगह था। ठीक है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। इसका मतलब कि सीमापुरी भले ही दिल्ली के पास था, ठीक है, मतलब दिल्ली के बाउंड्री पे था, एकदम बाउंड्री से अटैच था सीमापुरी, तो आप बोल सकते हो दिल्ली के पास था, लेकिन तब भी वो दिल्ली से बहुत दूर था। आप बोलो दिल्ली एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, लेकिन सीमापुरी उसका जस्ट अपोजिट था, बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं, अंडर डेवलप्ड। ठीक है, ऐसा था। तो इसीलिए येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जहाँ एक तरफ दिल्ली एकदम डेवलप्ड और यहाँ सीमापुरी बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं था, जबकि दोनों बिल्कुल पास थे। ठीक है, पास मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था दोनों के बीच में, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में दोनों बहुत दूर थे। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. तो बोलती हैं कि जो सीमापुरी में रहते हैं वो स्क्वाटर्स है। स्क्वाटर्स मतलब माइग्रेंट्स, लेकिन क्या लिखा, माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से आए होंगे माइग्रेंट्स जो 1971 में, लेकिन यहाँ पे ऐसे माइग्रेंट्स जो वहाँ इलीगली रह रहे हैं, उनके पास कोई अपना आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, तो उसी में साहिब का भी फैमिली आता है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। उस समय जब ये लोग आए थे 1971 में, उस समय तो सीमापुरी पूरा जंगल से भरा हुआ था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। ऐसा नहीं कि अभी जंगल से नहीं भरा है, अभी भी है, अभी भी जंगल है इधर, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पे लोग रहने लगे हैं। उस वक्त नहीं रहते थे, अब यहाँ पे लोग रहने लगे हैं। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage and running water, live 10,000 rag pickers. तो बोलती है कि यहाँ पे जो घर है मड के बने हुए, जो रूफ़ है घर के वो टिन के, टारपेलिन के, पूरा सीवेज है, मतलब ड्रेनेज, रनिंग वाटर है पूरा इधर। ठीक है, गंदगी है, और यहाँ पे रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। तो बोलती है कि वो जितने भी रैग पिकर्स है वो यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं और उनके पास अपना कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए स्क्वाटर्स इनको बोला जा रहा था। without permits but with ration card that get their names on voter list and enable them to buy grain. तो बोलती हैं कि आइडेंटिटी नहीं है, विदाउट परमिशन रह रहे वो यहाँ पे, लेकिन इनका राशन कार्ड के वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट पे आ जाता है और इसलिए ये अपने लिए फूड ग्रेन खरीद पाते हैं। ठीक है, फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। तो बोलती हैं कि आइडेंटिटी से ज़्यादा खाना ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris. तो वो बोलते tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो ऑथर वहाँ पे सीमापुरी में जो वुमेन रहती हैं जो टैटर्ड साड़ीज़ पहनी हुई थी, टैटर मतलब पुराने हो गए थे, फटे पुराने हो गए थे, तो एक ग्रुप था वहाँ वुमेन का। तो ऑथर उनसे पूछती है कि आप अपने जगह को क्यों छोड़ के आ गए, आपके पास इतना बड़ा फील्ड था, ठीक है, तो आप वहाँ फार्मिंग कर सकते थे। तो बोलते हैं कि उस जगह से तो हमको खाने पीने के लिए कुछ मिलता ही नहीं था, और यहाँ पे हमको मतलब ऐसा है कि हम एटलीस्ट रात में भूखे पेट नहीं सोते, हम अपने परिवार को कुछ खिला पाते हैं, तो हम यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे भले ही हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं हो। ठीक है, whenever they find food they pitch their tents and become transit homes. बोलते हैं कि जहाँ भी उन्हें दिखता है कि हाँ यहाँ पे खाना इन्हें मिल सकता है कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे वो अपना एक घर बना लेते हैं।
चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल्स, और उनके बच्चे भी उसी टेंट्स में बढ़ते, उन्हीं ट्रांजिट होम्स में बढ़ते हैं और उनका सर्वाइवल में मदद करते हैं अपने पेरेंट्स का। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। बोलते हैं कि अगर आपको सीमापुरी में सर्वाइव करना है तो रैग पिकिंग ही करना पड़ता है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, और अब ऐसा हो गया है कि रैग इसको करने के लिए भी आपको एक कला हो, आपके अंदर एक कला होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है तो आप रैग पिकिंग भी ठीक से नहीं कर पाओगे। गार्बेज इज टेम टू गोल्ड, it is their daily bread, a roof over their heads even if it is leaking roof, but for a child it is even more। तो बोलती है कि गार्बेज इनके लिए सोने जैसा है, ये इनके लिए डेली ब्रेड, इस गार्बेज की वजह से इनको रोज़ाना रोटी मिलती है, खाने के लिए खाना मिलता है, इसकी वजह से इनके सर के ऊपर एक छत है, भले ही वो छत लीक होता है, पानी गिरता है, लेकिन तब भी चलेगा। लेकिन अब बच्चों के लिए ये कुछ ज़्यादा है। क्या ज़्यादा देखते हैं। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lightening up। तो साहिब बोलता है कि मुझे कभी कभी तो यहाँ पे एक रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपया मिल जाता है, और एकदम उसका जो आँख था उसमें हमको दिखता है कि वो कितना जोश में था सब बोलते वक्त। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more। तो ऑथर बोलती हैं कि अगर आपको गार्बेज में अगर एक सिल्वर कॉइन मिल जाए तो आपके अंदर एक और होप आ जाती है कि हो सकता है यहाँ पे और हो, तो आप रुकते नहीं हो, आप और खोजते रहते हो। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents। तो बोलते हैं कि ये इसी के कारण हमको ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज कुछ और है और पेरेंट्स के लिए गार्बेज कुछ और है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो बच्चों के लिए ये क्या है, एक ऐसा गार्बेज ऐसा है जो पूरे वंडर से भरा हुआ है, ठीक है, वंडर से भरा हुआ है, रहस्यों से भरा हुआ है। कि हो सकता है ये गार्बेज में ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ ऐसा खिलौना मिल जाए, ठीक है, अब बात खिलौना मिल जाए, या फिर हो सकता है जिसकी बात हो रही थी फुटवेयर मिल जाए, चप्पल मिल जाए, ठीक है, ये सब। तो इनको ये सब बहुत अनोखा चीज़ लगता है, और उनके पेरेंट्स के लिए जो बड़े हैं उनको ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, क्योंकि गार्बेज से मिला हुआ चीज़ वो जाके कहीं बेच सकते हैं, कुछ पैसे ही मिल जाए उन्हें, एटलीस्ट उन पैसे से वो अपना सर्वाइवल कर पाएंगे। One winter morning, I see Sahib standing by a fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis। तो ऑथर बोलती है कि एक सुबह ठंड का मौसम था, उसी मौसम में एक दिन सुबह को मैं देखती हूँ साहिब को, वो एक गेट के पास खड़ा था, वहाँ पे एक पड़ोस में ये क्लब था, वहाँ पे दो यंग मैन, वहाँ पे दो आदमी लोग टेनिस खेल रहे थे, वो वाइट कपड़े पहन के टेनिस खेल रहे थे। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence। तो साहिब बोलता है धीरे से कि मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगता है, और वो कंटेंट था, वो सेटिस्फाई था कि वो दूर से ही उसको खड़े होकर देख पा रहा है, एटलीस्ट वो उसके लिए एकदम सेटिस्फाइड था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। तो साहिब एडमिट किया, सच बोला, झूठ नहीं बोला, कि जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। तो जो यहाँ के जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग तो यूज़ करने देते ही हैं। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो ऑथर बोलती हैं कि साहिब ने भी एक टेनिस शूज़ पहने हुए थे, लेकिन वो थोड़े डिसकलर्ड थे, अजीब से थे। समवन गेव देम टू मी। तो जब साहिब देखता है कि ऑथर उसके शूज़ की तरफ देख रही है, तो साहिब बोलता है, एक्सप्लेन करता है कि ये मुझे किसी ने दिया है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। तो ऑथर बोलती है कि साहिब को इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उस होल में एक शूज़ में एक होल है। ये शूज़ उसको किसी रिच फैमिली से मिला होगा, मतलब उस फैमिली का जो बच्चा होगा उसको वो शूज़ नहीं पहनना होगा अब, क्योंकि उसमें एक होल हो गया है, इसलिए वो शूज़ अब साहिब को मिल गया। तो साहिब को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इसमें एक होल है, उसको उससे कुछ भी परेशानी नहीं थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। उसको क्यों नहीं परेशानी थी साहिब को उस होल से, क्योंकि उसके ज़िंदगी में वो हमेशा बेयर फुट चला है, इसीलिए अगर उससे एक ऐसा शूज़ भी मिल जाए तो ऐसा है कि
उसका एक सपना सच हो गया है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। तो लेकिन भले इसको शूज़ मिल गया, लेकिन जो ये गेम अभी देख रहा है, जो टेनिस ये खड़े होकर देख रहा है, ये अभी फ़िलहाल तो इसके पहुंच से तो बाहर ही है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। बोलते हैं कि आज के दिन अभी मैं देखी साहिब को, वो मिल्क बूथ के पास जा रहा है जहाँ दूध मिलता होगा, और उसके हाथ में एक स्टील का कोई बर्तन होगा। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। तो बोलता है कि मैं एक टी स्टॉल में काम करने लगा हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो मतलब वो पॉइंट करता है कहाँ पे वो काम करता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, डज़ ही लाइक द जॉब। तो वो बोलता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे फ्री में हर वक्त तक खाना भी मिल जाता है। तो ऑथर पूछती हैं साहिब से, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तभी ऑथर नोटिस करती हैं कि साहिब के जो फेस में एक केयर फ्री लुक था, एक मतलब ऐसा लुक जो पहले उन्होंने देखा था कि उसे हर किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती थी, वो अब चला गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो बोलते हैं कि अब ऐसा लगता है जो स्टील कैनिस्टर है वो तो ज़्यादा हैवी लगने लगा है उस प्लास्टिक बैग में जिसमें वो कचरा उठाता था, ठीक है, जो अपने शोल्डर पे रख के इधर उधर घूमते रहता था। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो बोलती है कि वो जो प्लास्टिक बैग था वो तो साहिब का था, लेकिन अब ये जो कैनिस्टर, ये जो बर्तन है, ये उस टी स्टॉल के ओनर का है। अब साहिब अपने मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा। यहाँ पे ऑथर ये कह रही हैं कि पहले जब साहिब ऐसे अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था तो उस वक्त वो अपने मर्ज़ी का मालिक था। वो प्लास्टिक बैग लेके इधर उधर घूमता रहता था, जब तक मन करे घूमता था, किसी की उसको मतलब कोई उसको ऑर्डर नहीं देता था, उसको जो मन करे वो करता था। लेकिन अब जब से वो टी स्टॉल में काम करने लगा है, भले ही उसको पैसे मिल रहे हैं, फ्री में खाना मिल रहा है, लेकिन अब वो अपने मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा। वो जो कैनिस्टर है, वो जो बर्तन है, वो हैवी लग रहा है, इसका मतलब अब उसको किसी दूसरे के इशारों पे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब वो अपने मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा, ठीक है। अब ये कहानी इस बारे में है कि एक बच्चा अपने मतलब उसका जो लाइफ था, उसका जो मतलब लिखा हुआ था कि मतलब बचपन से उसको जो मिल रहा था उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मेरा यही लाइफ है, इसको चेंज नहीं करना चाहेगा वो। तो साहिब की ये कहानी थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट कहानी है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो बच्चा है, जो जिसके बारे में कहानी है, वो अपने लाइफ को चेंज करना चाहता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है।